अच्छा जी, कॉन्सेप्ट 5, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं जी सारा? जरा बच्चा ज्यादा पढ़ने वाला होता है ना आमतौर पर क्लास उस्ताद नहीं भांदा। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। ठीक है, ये चीजें आपको पता है कि ऐसी फोर्स या ऐसी फील्ड जिसके अंदर जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। पता है ना, इसको तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो ये आपको पता है, बेसिक है, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। दीज फोर्सेस कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप गए हैं और फिर वापस आ गए हैं, ठीक है, तो जाते हुए आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल थी तो उसी मकाम पे वापस आते हुए भी 10 जूल होगी। ठीक है, तो उसने डिसिपेट नहीं की एनर्जी। ये उसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर जाते हुए एनर्जी आपकी इनिशियली 10 जूल थी तो वापस आते हुए उसी मकाम पे सामने 10 जूल ही होगी। ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो ग्रेविटी आपकी एनर्जी चेंज नहीं करती, उसी मकाम पे सेम रहती। अच्छा, दिस फोर्स या फील्ड कैन काज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये जो फील्ड है इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकती है। ठीक है, तो आप इस बॉल को यहां से उठा के यहां ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट पे चली गई, और ऊपर ले जाएं और एनर्जी बढ़ गई, और ऊपर ले जाएं और एनर्जी बढ़ गई। कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर आप मूव करें और एनर्जी बढ़ जाए, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड बताएंगे। तो जो चीजें वहां थी उसका ये उलट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो अमानतदार फोर्स नहीं होती, जो हमारी एनर्जी को चुरा लेती है, उसको नॉन कंजर्वेटिव या डिसऑनेस्ट फोर्स कहते हैं, जिस तरह फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। इसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। दीज फोर्सेस चेंज काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर देती हैं। अगर आप, जाहिर है, अगर आप मूव कर रहे हैं और एयर फ्रिक्शन है तो उसने आपकी एनर्जी कुछ चुरा लेनी है, इसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है दिस फोर्स या फील्ड कैन नॉट काज स्टोरेज ऑफ एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्सेस होती हैं, एनर्जी स्टोरिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन की एक मिसाल देता हूं नॉन कंजर्वेशन की। फॉर एग्जांपल, ये एक थाली है, एक रस्सी से बंधी हुई, आप इसको घुमाते हैं और ये वापस इसी मकाम पे आ जाती है, ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल ए से चली बी पे पहुंची, बी से चली सी पे पहुंची, ठीक है, और सी से चली डी पे पहुंची, और फिर डी से ए पे पहुंची। अब जरा देखिएगा, हम वर्क फाइंड करते हैं हर केस में। तो पहला, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ये घूम रही है और हम एयर रेजिस्टेंस इस पे जो वर्क करेगी उसको हम काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बच्चे, हाँ, डरते हैं? नहीं नहीं, मैंने कभी बच्चों को कुछ नहीं कहा, मैं तो बेगम ने भी कभी कुछ नहीं कहा, मैं तो बेगम ने कभी कुछ नहीं किया। थानू लगता? तो मैं कहते हैं मैं कुछ नहीं किया। अच्छा जी, अच्छा इधर देखें भाई, तो हम, हाँ, अच्छा, हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ऐसी फोर्सेस जो एनर्जी को कंजर्व नहीं करती, डिसिपेट करती हैं। मैं यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरी बात कि क्लोज्ड पाथ में नेट वर्क डन जीरो नहीं होता इनकी तरफ से। देखिएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब ये घूम रहा है, यहाँ पे पहुंचा है, उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पे किधर एक्ट कर रही होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये घूम रहा है उस वक्त, उस लम्हे ये इधर जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट। एंगल कितने दोनों के दरमियान? तो एफ डी कॉज ऑफ
180 माइनस FD। अच्छा ये पहला हो गया, W2 यहां से यहां तक कर लेते, इस मकाम पे देख लेते हैं, सॉरी ये WA हो गया, ये WB हो गया। यहाँ पे कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन फिर अपोजिट है, फिर क्या होगा FD कॉज ऑफ 180, आंसर फिर माइनस FD आएगा। इसी तरह C पे भी यही होगा, यहाँ पे भी जा इधर रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट। बड़ी बेहतरीन मिसाल है, बच्चे को समझा सकते हैं, एक ही मिसाल से वो समझ जाएगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में फर्क। तो इसका आंसर भी माइनस FD आएगा। और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट, एंगल 180, इसमें भी फिर वही आएगा माइनस FD। अब ये वापस आप पहुंच चुके हैं यहां से यहां तक, टोटल वर्क डन निकालें, क्या आएगा आपका W नेट क्लोज लूप में माइनस FD प्लस माइनस FD माइनस FD माइनस FD, तो माइनस 4FD। क्या क्लोज पाथ में वर्क जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क क्लोज पाथ में वर्क जीरो नहीं निकला, कितना निकला है नेगेटिव, मतलब वो हमारी मूवमेंट के खिलाफ लड़ती रही और इतना वर्क किया उसने FD के बराबर बट अगेंस्ट तो उसने एनर्जी चुराई, स्टोर नहीं की। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है बच्चों को समझाने की कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या फर्क है। सही है, तो इसको नोट कर लें। MCQ 19, अ पार्टिकल सर्कुलेटिंग विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतनी है, ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में के अंदर ये मूव कर रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी दिस आफ्टर 4 सेकंड्स, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाँ जी, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स जो है, टाइम नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती क्योंकि हर वक्त परपेंडिकुलर लगती है। ये यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इधर जाना चाह रहे हैं तो फोर्स इधर टूवर्ड सेंटर लग रही है, एंगल 90 है, इसकी वजह से वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। वर्क जीरो होगा चूंकि एंगल 90 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, तो चेंज नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी में, जो पहले थी वही बाद में होगी। ठीक है, अच्छा जी 20th है, इन विच केस वर्क डन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। अभी अभी बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने कम होने का तस्वर कंजर्वेटिव फील्ड में है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं है। ओके, काफी कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके जी, सेल्फ क्रिएटिव लर्निंग 4.2, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है पावर, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, तो पावर होती क्या है ये आप सबको पता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पावर में टाइम इन्वॉल्व है। अब वर्क जो है कौन सा वर्क, चूंकि एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं लिहाजा वर्क उसी हिसाब से फिर यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क अगर सिंपल वर्क की फॉर्म में तो F × D/T, तो ये भी फार्मूला है पावर का। अगर F की जगह ma दिया हुआ है D/T, तो ये भी फार्मूला है पावर का, ठीक है। और इसके बाद अगर एक्सलेशन को आप पुट करें D/T², ठीक है, इसको मैं यूं लिख देता हूं, m एक्सलेशन होता है D/T², ठीक है, इनटू D/T, तो ये कितना हो जाएगा md²/t का क्यूब, तो ये भी फार्मूला है पावर का। क्लियर होगी, ये आपने जहन में रखना है कि पावर जो है अगर मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ हो तो पावर निकाली जा सकती है। तो यहां से आप देखें इस फार्मूले से पावर इज प्रोपोर्शनल टू मास, कहां पे अप्लाई होगा, आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अगर मास ज्यादा उठाना हो आपको या मूव करवाना हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो पावर भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए आपको तगड़ी पावर वाला इंजन यूज करना होता है किसी भी मशीन का, किसी भी व्हीकल का, ठीक है। जिस तरह की अगर कार है तो उसका मास कम है, उसको दौड़ाने के लिए जो इंजन की पावर है वो भी कम चाहिए, लेकिन अगर ट्रक है या बस है तो उसका मास ज्यादा है, तो उसको मूव कराने के लिए उसके अंदर जो इंजन है उसकी पावर भी ज्यादा होती है। अच्छा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन, जितना पावर ज्यादा होगी उतना एक्सेलेरेशन ज्यादा, या जितना एक्सेलेरेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है उतनी पावर भी ज्यादा देना होगी, ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसी तरह पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी भी है, लेकिन अगर इससे कनेक्ट करें पावर इज अगर इससे करें तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये कब लगेगा, जब MAD होंगे,
तब ये डिस्कस होगा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। स्टेटमेंट में दिया होगा मास एक्सलेरेशन dt, तो फिर पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, जितना टाइम कम होगा उतना पावर उसकी ज्यादा होगी। कोई चीज जो कम टाइम में काम करके दे उतना ही उसकी पावर ज्यादा होती है। अच्छा, अगर इस हिसाब से हो मास और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, फिर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम क्यूब के है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं जी, जब भी आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव कराएंगे तो आपका जो वर्क होता है वो mgh के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए पावर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्क था, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, तो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ओवर टाइम। यहाँ पे मैंने चेंज लिखा है, चेंज से मुराद ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉडी सरफेस पे नहीं था, बल्कि ये किसी फर्ज का ये सरफेस पे नहीं था, यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है और वो कहां से मिलेगा, उसकी बजाय एच की बजाय डेल्टा एच होगा, और डेल्टा एच से मुराद यहां से लेकर यहां तक हाइट, यहां से लेकर यहां तक हाइट, इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसलिए यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम mg डेल्टा एच ओवर टाइम। लेकिन अगर आपने उठाया ही बॉडी को सरफेस से है, ठीक है, तो फिर आप सिंपली mgh लिख सकते हैं, क्योंकि यही हाइट ही एक्चुअल हाइट ओवर टी। तो पी इज प्रोपोर्शनल टू मैस, जितना मैस ज्यादा ले जाएंगे ऊपर उसके अंदर पोटेंशियल पावर भी उतनी ज्यादा होगी। उसको मैस अगर भारी है तो पावर ज्यादा लगा के उसको अपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह जितनी ज्यादा हाइट पे ले जाना पड़ेगा तो पावर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हाँ, और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर आप कम टाइम में किसी चीज को ऊपर मूव करके ले जाते हैं तो इसका मतलब आप में पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये पावर के जो फंडामेंटल फार्मूला है और उनसे रिलेटेड चीजें हैं। आगे चलें। ओके जी, नेक्स्ट भाई। अच्छा जी, अब अगर पावर मूवमेंट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर मैस को आप हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं, ठीक है, ऐसे मूव कराते हैं हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो फिर पावर, इसको मूव कराने में कितनी पावर दरकार है, तो फिर पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम था। अब वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों लगा है, अगर पहले ही उसकी वेलोसिटी थी vi, आपने सिर्फ क्या किया, आपने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी vf। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे पुट होता है इस फार्मूले के अंदर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले। तो ये फार्मूला, अब इसमें हाफ एम बी स्क्वायर ओवर टी आ जाएगा, तो ये भी फार्मूला है पावर का। ठीक है, जब मैस, वेलोसिटी और टाइम दिए हुए, तो यहाँ से पावर इज प्रोपोर्शनल टू मैस, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल करनी है तो पावर कितनी रिक्वायर्ड है, 2 का स्क्वायर 4 टाइम। ठीक है, पावर कितनी दरकार है, 4 टाइम। ठीक है, इसके बाद एक पावर का फार्मूला आप जानते हैं, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, एक एफ यहाँ पे रहे, इस वेलोसिटी को आप एफ टी ओवर एम भी लिख सकते हैं। कहां से है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, ए जो है वो वी ओवर टी होता है, या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर इनिशियल वेलोसिटी हो और फाइनल जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दी जाए तो यही वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ से एम वी ओवर टी, तो ये वाला आ गया था। अब यहाँ से यहाँ क्या पुट करना था, वी। देखें f किसके बराबर है, एम वी ओवर टी, तो यहाँ से v निकाल लें, किसके बराबर होगा, t उधर चला जाएगा, एफ टी, और m बटे में चला जाएगा। ये दरअसल यहाँ पे पुट हुआ है, ये f की जगह, v की जगह। ठीक है, तो p इज इक्वल टू एफ डॉट वी था, f डॉट, और ये किसके बराबर है, एफ टी ओवर वी। v किसके बराबर है, एफ टी ओवर m के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जी, a few other relations of power from kinetic energy and potential energy। तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर है, पावर ज़रब टाइम के। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा था, हाँ जी, P किसके बराबर था, वर्क ओवर टाइम, और वर्क था हाफ एम बी स्क्वायर ओवर T के बराबर। तो T मैं उधर ले गया हूँ, PT हो गया। ठीक है, P क्रॉस T इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, एम बी स्क्वायर ओवर 2 × 2 पावर के बराबर। ठीक है, इसी तरह अगर आप हाइट पे ले जाते हैं तो पावर इज इक्वल टू एम जी एच ओवर टी। टी को मैं उधर ले जाता हूँ, सॉरी, टी को उधर ले जाता हूँ, पी क्रॉस टी इज इक्वल टू एम जी एच, और यहाँ से टी निकालें तो एम जी एच ओवर पावर के बराबर है। इसी तरह से अगर किसी भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैस को अगर आप जला के राख बना देते हैं, बल्कि राख भी ना बचे, आप उसको थॉरोली मैस को रेडिएशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर, किसको, किसी भी मैस को। ठीक है, तो उन रेडिएशंस की कितनी, उनके पास कितनी पावर होगी रेडिएशंस के पास, ये होता है E इज इक्वल, एनर्जी इज इक्वल टू P ज़रब T। एनर्जी किसके बराबर है, mc स्क्वायर इज इक्वल टू P ज़रब T। यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हैं, mc स्क्वायर ओवर। ये कब लगती है,
जब भी किसी मास को रेडिएशंस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उन रेडिएशंस के पास कितनी पावर है या कितनी देर में वो पावर और रेडिएशंस इस्तेमाल हो सकती हैं किसी चीज को रन करने के लिए एज ए स्टीम इंजन एटसेट्रा, तो ये फार्मूला लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, प्रोफेसर सीरीज एमसीक्यू 1, 2 men A and B left 80 किलोग्राम mass, ये पहला mass है। टर्न बाय टर्न along the same stairs, एक ही सीढ़ियां हैं। if A does in 20 सेकेंड, A ने जो टाइम लिया वो इतना है और B ने जो टाइम लिया वो कितना है 15 सेकेंड। द रेशियो ऑफ पावर्स, तो आपने P1 ओवर P2 फाइंड करना है, जिसको PA ओवर PB कह सकते हैं, जो कि पहले A है उसको 1 कह दिया, ये 2 है, ठीक है। तो P किसके बराबर, सॉरी पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। अब सेम स्टेयर्स उन्होंने चढ़ी हैं, ठीक है, तो वर्क सेम हो गया, सही है, मैस भी सेम पिक किया, हाइट भी सेम है, mgh ओवर t, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक है। मैस में फर्क है नहीं, मैस वही है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, P1 ओवर P2 बराबर है T2 ओवर T1। T2 कितना है भाई, हाँ जी, T2 है हमारे पास 15 सेकेंड्स और T1 कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15 5 चौके 20, तो 3:4 आएगा। तो कौन सा है जी, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अगर आप अपस्टेयर्स जाते हैं, सेम ही सीढ़ियां, सेम ही काम है, लेकिन टाइम का फर्क है, तो फिर पावर का फार्मूला इस तरह से लगेगा। जी जी, दोनों का 80 किलोग्राम। अगर मैस मुख्तलिफ ले जाते तो फिर पावर मुख्तलिफ होती। अखीर गर्मी है यार इस हफ्ते, नहीं मुझे तो पहले ही पता था। अच्छा जी, आगे चलें। दूसरा एमसीक्यू है जी अफीफा, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। द इंजन नीड्स टू स्पेंड 4 किलो जूल, इतनी एनर्जी हमें या इतना वर्क है ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, टाइम जो है वो 1 सेकेंड दिया हुआ है। फोर्स ऑन द व्हीकल इज, फोर्स निकालनी है। देखें अभी जो मैंने फार्मूले बताए थे उसमें से कौन सा इस्तेमाल होता है। तो पावर पहले निकालें जी, पावर है वर्क ओवर टाइम, अगर स्पीड का अमल दखल है तो फिर ये हो जाएगा जी, वर्क की एनर्जी कितनी है 4 किलो जूल्स और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 4 किलो जूल पर सेकेंड वाट होता है, तो ये पावर आ गई। अब पावर होती है एफ वी के बराबर, एफ किसके बराबर होगी P ओवर, पावर कितनी है 4 किलो वाट, स्पीड कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 0.4 किलो न्यूटन, ठीक है, तो 0.4 किलो न्यूटन, दिस इज द आंसर। MCQ 3, a motor drives a body along a straight line with a constant force, force उसकी constant है। The power P delivered by the motor must vary with time as in graph, पावर और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए, पावर एंड टाइम के दरमियान क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एक तो फोर्स का जिक्र दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म है, हाँ जी, और क्या है पावर है, तो पावर टाइम और फोर्स, इस तरह का कोई देखिए फार्मूला। तो क्या था भाई, P इज इक्वल टू एफ स्क्वायर T ओवर M, तो इसमें आप देखें पावर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ग्राफ बनता है, ये वाला। तो स्टेटमेंट में देखना किस चीज का जिक्र है, उस हिसाब से फैसला होगा। जो क्वांटिटी दी है, हाँ जी, उस वही वाला फार्मूला लगाना है। नॉर्मली बंदा ऐसे नहीं नहीं नहीं, यही तो मसला है, यही तो मसला। ओ फिक्स आ, उधर मैस का जिक्र नहीं है, एक बॉडी, आ बॉडी मैस कांस्टेंट है उसका, ठीक है, बॉडी है तो उसका मैस। आगे चलें जी, 5 मिनट देखो, चलें मुक जाना, क्योंकि फिर से रिदम बनाने में टाइम है। अच्छा जी, 4th MCQ, अ वाटर मोटर डिलीवर्स वाटर एट अ सर्टेन रेट पे, ठीक है, टू गेट डबल वाटर, यानी कि मैस आपको डबल चाहिए, ठीक है, और रेट का मतलब टाइम का जिक्र है, वाटर इन सेम टाइम, ठीक है, वो टाइम की बात आ गई। पावर शुड बी डन, तो अब पावर को क्या करना चाहिए, पहले फार्मूला ढूंढो जिसमें मैस का जिक्र हो T का और P का, हाँ जी, इसलिए P इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर ओवर T, ठीक है। तो स्पीड ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट, टाइम भी सेम है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू M, तो अगर M डबल तो फिर P भी
डबल ये लगेगा। एम तो वही है mgh में भी इसमें भी, लेकिन वो देखना है कि हाफ एम स्क्वायर वाला लगाना है mgh वाला। अगर उसने जिक्र किया होता ना वर्टिकली मूव करने का, फिर हम वो बाउंड थे, लेकिन अब उसने कांस्टेंट रेट का जिक्र किया है, इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है। जी नेक्स्ट, वाटरफॉल्स फ्रॉम अ 10 मीटर हाई वाटरफॉल। जी एच का जिक्र है ऑन अ टर्बाइन ब्लेड एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर सेकंड। इसमें मैस पर टाइम है, ठीक है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड, पी निकालना है, जी भी दिया हुआ है। तो सिंपल है, पावर इज इक्वल टू mgh ओवर टी। अब मैस ओवर टाइम तो दिया हुआ है 10 और जी की वैल्यू भी 10 है, हाइट भी 10। हाँ करें पीछे, वाटर एट ए सर्टेन, हाँ कॉमन सेंस का बात, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे देखें वाटर एट ए सर्टेन रेट, इसका मतलब यूनिफॉर्म टाइम में मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पानी उसी सप्लाई से भेजा जा रहा है, उसी तरह सप्लाई किया जा रहा है, सेम क्वांटिटी में, ऐसे ही, ठीक है। स्पीड सेम रखनी है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अगला करें, हाँ जी इसमें ही है, ब्लेड एट द रेट ऑफ दिस, यहाँ पे मैस पर यूनिट टाइम, हाँ ये वाटरफॉल का। ओके जी, ये तो 1000 वाट आएगा और इसमें दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट देखें जी, ये बता। ओके जी, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। तो पावर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी इन सर्टेन टाइम, डी फाइंड करना है, इन अ सर्टेन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। जी डी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। तो पी का, डी का और टी का, तीन चीजें हैं, पी डी टी। तो वो फार्मूला देखें जिसमें ये तीन चीजें हैं। पावर किसके बराबर था? पावर थी एफ वी के बराबर, और एफ क्या थी? एम ए वी, ठीक है। तो एम एक्सलेशन किसके बराबर है? डी बाई टी स्केयर, और वेलोसिटी डी बाय टी के, ठीक है। तो ये क्या आएगा? एम डी स्केयर ओवर टी क्यूब, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। ओके, अब बॉडी है तो उसका मैस भी होगा फिक्स। अब यहां से पावर कांस्टेंट हो गई, ठीक है, मैस भी वही है, तो डी स्केयर को ये रहने दें, इसको उधर ले जाए। तो डी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू टी का क्यूब, और डी किसके प्रोपोर्शनल होगा? टी की पावर 3/2 के। दिस इज द आंसर। ओके।